filling up our national petroleum reserves, the strategic reserves, and we're looking to put as much as 75 million barrels into the reserves themselves. That would top it out. That would be the first time in a long time it's been topped out. We'd get it for the right price. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा इत्शाम। दुनिया इस वक्त लॉकडाउन की सूरत हाल से दो चार हो चुकी है। कोरोना वायरस ने ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है और निजाम है उसको बिल्कुल तहस नहस करके रखा हुआ है। गाड़ियों का पहिया जाम हुआ तो ऑब्वियसली तेल की मांग में एक वाज़ेह किस्म की जो कमी है वो देखी गई, जिसके बाद तेल ज़खायर बढ़ने की वजह से अमरीकी खाम तेल की कीमतें पहली मरतबा $0 तक कम हो गई। अखबारों में ये सुर्खियां लगी कि अमरीकी मंडी में तेल बिल्कुल मुफ्त हो गया है, बल्कि तेल की कीमत मनफी में चली गई है। अब हुआ कुछ यूं कि जिस तरीके से तेल पहले प्रोड्यूस हो रहा था उस तरीके से ही प्रोड्यूस होता रहा, और जब पूरी दुनिया में एक लॉकडाउन की सूरत हाल जो है वो हो गई, ना ही जहाजों की वो ट्रांसपोर्टेशन का वो सिलसिला रहा, ना ही सड़कों पर जो गाड़ियां थी वो रही, और ना ही कागज के जरिए जो सामान की मुंतकली होती थी और उसमें काफी जो है वो तेल इस्तेमाल होता था, वो सब कुछ जो है वो बंद हो गया। तो अमेरिका के पास तेल रखने के लिए यानी जखीरा करने के लिए जो जगह थी वो खत्म होती गई। कोरोना वायरस की वजह से आलमी मईशत, ट्रांसपोर्ट और फैक्ट्रियों में भी जो है वो हमने देखा कि काम रुक गया, और उसकी वजह से वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट में मई में डिलीवरी के लिए गैर रिवायती मनफी $37.63 तक कम होने के बाद तेल जो है वो $1.10 फी बैरल तक का हो गया। ऐसा तारीख में ना ही किसी ने देखा, ना ही इससे पहले कभी हुआ था। आलमी जंगों के दौरान भी कभी तेल की इतनी बेकदरी और ऐसी बेकदरी नहीं हुई कि तेल पानी से भी ज्यादा सस्ता हो जाए। माहिरीन कीमतों में उतार चढ़ाव की वजह मुआहिदों की मयाद के खात्मे को करार दे रहे हैं, और जो ही एशियाई मार्केट खुली तो गिरती हुई कीमतें फिर से हमने देखा कि संभलने लगी। लेकिन कल का इस जादू का असर जो है वो अभी तक आवाम के दिमाग से नहीं जा सका, और सोशल मीडिया पर हमने देखा कि तरह तरह के तबसरे जो हैं अब हो रहे हैं, और फिर उसके ऊपर पाकिस्तानी अवाम का एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का रिएक्शन हमने देखा कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो हुकूमत से ये डिमांड करती हुई नजर आई कि जब तेल अमेरिका में मुफ्त मिल रहा है तो फिर पाकिस्तान में तेल की कीमतें अभी तक उसी तरह से बरकरार क्यों हैं, और इसके समरात हम तक कब तक पहुंचेंगे। लोग इसे हुकूमत की चालाकी का नाम दे रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत जो है वो अवाम को लूट रही है और कीमतें कम नहीं की जा रही। इसी तरह अमेरिका में भी अवाम में एक हिजान है, एक इस्तराब है, और वो दिन ब दिन बढ़ा है। कोरोना से जंग में अमेरिकी सदर को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। सदर ट्रंप को सियासी तौर पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि जब कोरोना वायरस चीन में तबाही फैला रहा था तो ट्रंप ने इंतजामात में देर कर दी, और ट्रंप इंतजामिया जो है वो चैन की नींद सोते रहे, और अब अमेरिका दुनिया में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क की जो फहरिस्त है ममालिक की, उनमें पहले नंबर पर है। लाशों के अंबार हैं, और कई रियासतों में अवाम ने लॉकडाउन का जो है वो बॉयकॉट भी कर दिया है। अमेरिका अब किस तरह से इस तमाम सूरत हाल से निमट रहा है, इस हवाले से बिल्कुल हम पहले ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे, फिर ऑब्वियसली पाकिस्तानियों का जो एक हिजान और इस्तराब है उसके ऊपर भी हमें तफसीली बात करनी है। मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे अब से कुछ ही देर में, लेकिन पहले अमेरिका से सीनियर सहाफ़ी असद हसन साहब हमें ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया असद हसन साहब। असद साहब, इस वक्त एक बड़ी ही जिसको कहते हैं कि भयानक सूरत हाल है, ऐसी सूरत हाल से अमेरिका दो चार है, शायद अमेरिका ने कभी ख्वाब में भी ना सोचा हो कि ऐसी सूरत हाल से वो दो चार हो जाएंगे। कोरोना के जो वार हैं मुसलसल जारी हैं, जो सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक उनकी फहरिस्त में से पहले नंबर पर अमेरिका है। फिर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर जो तेल की मार्केट क्रैश की, और उसके बाद फिर ये भी सुनने में आ रहा है कि अवाम अब लॉकडाउन के खिलाफ भी सड़कों पर निकल चुके हैं, और मईशत का जो हाल है अब वो भी हमारे सामने है। क्या हो रहा है असद साहब अमेरिका में, बताइएगा कुछ। आयशा, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपके सवाल के जवाब में सिर्फ एक जुमला है, वो उन साजिशी नजरियात वालों के लिए जो ये समझते हैं कि ये बायोलॉजिकल अटैक है या अमेरिका की या चाइना की या दुनिया के किसी भी मुल्क की सोची समझी साजिश है। सो जब आपने कहा कि दुनिया और अमेरिका बिलखसूस अपनी तारीख के सबसे बड़े चैलेंज से गुजर रहा है, सो कोई मुल्क साजिश नहीं करता जो सबसे पहले उसी को उसका सामना करना पड़े। सब तरह ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि मरकज है कोरोना वायरस की जो इब्तला है से अमेरिका 7,88,000 केसेस हैं, 42,000 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। और जहाँ तक वो बात डिप्रेशन की, तो कहते हैं जो ग्रेट डिप्रेशन है 1930s के बाद सबसे ज्यादा शॉक पहुंच रहा है ना सिर्फ ग्लोबल इकोनॉमी को, ऑफकोर्स अमेरिका को। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इवन उस ग्रेट डिप्रेशन के दौर में भी अमेरिका के अंदर जो बेरोजगारी थी वो 33, ये भी पिछले 2-3 हफ्तों के दौरान आप ये समझ लें
कम करोड़ों की तादाद में नए जो एप्लीकेशंस आई हैं जिसमें बेनिफिट के लिए अप्लाई करते हैं कि हम बेरोजगारी अलाउ कह सकते हैं। सो बहुत बड़ा चैलेंज है अमेरिका के सामने। और जो आपने फ्रस्ट्रेशन की बात की वो भी दुरुस्त है। कई रियासतें स्पेशली सदर्न जो स्टेट्स हैं अमेरिका की, वो ये ऐलान कर रही हैं कि इसको ग्रेजुअली खोला जाए। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बजाते खुद वो भी ख्वाहिशमंद है कि मईशत का पहिया वो चले, अदरवाइज जो है वो पहले से ही कहते आ रहे हैं कि ये ना हो कि कोरोना डील करने की जो तदाबीर है वो उससे ज्यादा वर्स के नतायज हों जो कोरोना के सबब होने जा रहे हैं। तो इस वक्त शिकागो में आपने गुज़श्ता रोज देखा, पेंसिल्वेनिया में कल देखा कि लोग एहतजाज कर रहे हैं कि शहरों को खोला जाए, ग्रेजुअली खोला। और अभी इस लम्हे जब हम बात कर रहे हैं तो जॉर्जिया के जो गवर्नर हैं वो भी अपनी स्टेट को ग्रेजुअली रीओपन करने की बात कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता खोला जाए। कल आपने असद साहब देखें, बाकी जगहों पे तो हम देख रहे हैं, पाकिस्तान में भी देख रहे हैं कि ग्रेजुअली चीजें खोलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अमेरिका में कोरोना को लेकर जितने बुरे हालात हैं, आपको लगता है कि वाइज डिसीजन है कि ग्रेजुअली वहां पर चीजें जो हैं वो खोली जाएं? क्या कम मुतासरा इलाकों में जो है वो चीजों को, ऑब्वियसली इतना बड़ा मुल्क है तो क्या कम मुतासरा इलाके जो है वहां पर ग्रेजुअली खोलने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि न्यूयॉर्क या न्यू जर्सी जैसी जो स्टेट है जो बहुत ज्यादा इस वक्त मुतासरा है, उन जैसी स्टेट में तो शायद नहीं ये वाइज अमल होगा कि इसको फौरन जो है वो खोला जाए। देखिए, खोलने की जहाँ तक बात है उसमें कुछ प्रिकॉशंस जरूर वो अडॉप्ट करने की बात कर रहे हैं कि जैसे एंटीबॉडी टेस्ट उसको कहते हैं कि मैक्सिमम लेके जाया जाए, जिन लोगों के अंदर ये एबिलिटी है कि वो कोरोना को रेजिस्ट कर सकते हैं। एक घर के अंदर 4 अफराद अगर रहते हैं तो जो यंगर है, जो हेल्दियर है वो जाए। इसी तरह आपके ऑफिस में, आपके न्यूज रूम में अगर 40 लोग काम करते हैं तो वो कह रहे हैं कि वहां पे 10 लोगों को भेजें, 30 लोगों को घर में बिठाएं, उन 10 लोगों को रोटेट करें। सो ग्रेजुअली इस तरह वो खोलने की बात हो रही है। जहां तक साइंटिस्ट की बात है, साइंटिस्ट का नुक्ता नजर इससे मुख्तलिफ है। साइंटिस्ट ये समझते हैं जिंदगी बहाल होने में, मुकम्मल बहाल होने में उस वक्त तक आपको इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि इसके लिए कोई एक मुकम्मल वैक्सीन नहीं आती, कि आपकी बॉडी के अंदर कोरोना के खिलाफ मुजाहिमत पैदा नहीं हो जाती, तब तक आप इसको नहीं। लेकिन जो पॉलिटिशियंस हैं, जो लीडर्स हैं, उनकी भी मजबूरियां हैं और वो ऐसा नहीं है कि उनको यकसर मुस्तरद किया जा सकता है, क्योंकि बहुत शुक्रिया। जिंदगियां बिल्कुल खतरे से दो चार हैं इस वक्त। सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो अमेरिका के लिए जिंदगियां बचाना, इंसानी जिंदगियां बचाना है। असद हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे अमेरिका से, सीनियर साहब भी, बहुत शुक्रिया। असद हसन साहब, बिल्कुल खबरें जो हैं अब बहुत ज्यादा अमेरिका से आ रही हैं। अमेरिका और सदर ट्रंप जो हैं ऑब्वियसली कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये सारा जो क्राइसिस है इसके ऊपर काबू पाया जाए। अगर तेल के क्राइसिस की बात की जाए तो ये कहा जा रहा है कि सदर ट्रंप जो है वो सोच रहे हैं कि अमेरिका से जो है वो तेल को दरामद करना जो है उसको फिलहाल बंद कर दिया जाए। फिर ये भी खबरें आ रही हैं कि सदर ट्रंप जो हैं बस 1-2 दिन के अंदर ही वो जो एक डॉक्यूमेंट है वो साइन करने वाले हैं जिसमें आर्जी तौर पर इमिग्रेशन पर, अमेरिका की इमिग्रेशन पर जो है वो पाबंदी भी आयद कर दी जाएगी। बहरहाल ये तो थी अमेरिका की सूरत हाल, लेकिन पाकिस्तान में अमेरिकी मंडी के क्रैश होने के बाद मईशत पर क्या असरात पड़ेंगे? क्या वाकई अब पाकिस्तान में तेल की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान है जिस तरह के लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और वो कह रहे हैं कि हुकूमत से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर भी तेल की कीमतें जो है वो गिराई जाए। तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है या नहीं है? क्योंकि ऑब्वियसली तेल की खरीदारी तो आप बहुत पहले कर चुके होते हैं और वो पहले वाले रेट्स पे कर चुके होते हैं, तो किस तरीके से यहाँ पर लोगों को कितना फायदा होगा इससे और इसका महंगाई की शरह पर कितना असर पड़ेगा? ये सब खाम ख्याली है या आवाम को मजीद और कुछ सब्र करना पड़ेगा? मुआशी अमूर के माहिर मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ इस पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल असलम साहब। मुजम्मिल साहब, एक तारीखी डेवलपमेंट है, यकीनन कहा जा रहा है, माहिरीन ये कह रहे हैं कि ना पहले कभी इसको एक्सपीरियंस किया गया और ना ही शायद आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि तेल की इतनी जो है वो बेकदरी होगी। मुझे ये बताइएगा कि अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के हवाले से अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान में बहुत इंपेशेंट किस्म का रवैया इस वक्त लोगों का है, काफी बेचैनी है, काफी इस्तराब है कि अगर इस तरीके से तेल की कीमतें इतनी गिर गई हैं कि मनफी में चली गई हैं, तेल तकरीबन समझे कि मुफ्त हो गया, तो फिर पाकिस्तानियों को इसका फायदा आखिर क्यों नहीं होता? उनका ये सवाल होता है कि जब कीमत बढ़ती है तो फौरन हमारे ऊपर इफेक्ट आता है, लेकिन जब इस तरह से घटती है तो फिर हमें उसका फायदा जो है वो क्यों नहीं होता? तो आप हमें बताइएगा कि ये इसका कोई फायदा पाकिस्तानियों को, यहाँ पर अवाम को होने वाला है या फिर ये हमारी खाम ख्याली है? अच्छा, देखें, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का जो दरामदी बिल का 80% पाकिस्तान जितना पाकिस्तान में तेल इस्तेमाल होता है उसका 80% हम दरामद करते हैं और वो एक हमारा दरामदी बिल का मेजर हिस्सा था। 25 से 30% जितनी भी हम मुल्क में दरामद करते थे वो उसमें तेल में चले जाता था, जो जिसकी लागत जो है 14 से 15 अरब डॉलर बनती थी। अब तेल की कीमतें लगभग 60% से कम हो गई हैं पिछले 6 महीने में, तो हमारा जो 14-15 अरब डॉलर का दरामदी बिल था वो घटकर जो है सिर्फ 6 अरब डॉलर के करीब रह जाएगा। अब वो जो 6 अरब डॉलर के करीब रह जाएगा, सबसे पहली अच्छी बात तो ये है कि हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर पे इनका बहुत दबाव रहता था तेल की कीमतों का।
تو وہ ہمارے پہلے تو زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ مستحکم ہوں گے. جب وہ مستحکم ہوگا تو ہمارا ایکسچینج ریٹ خود بخود مستحکم رہے گا, اور ایکسچینج ریٹ جب مستحکم رہے گا تو جسے کہتے ہیں کہ بالواسطہ مہنگائی جو تھی تیل کی وجہ سے وہ پاکستانیوں کو نہیں دیکھنی پڑے گی, نمبر 1. دوسرا یہ کہ تیل کا بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اثر و رسوخ ہے. جو ہم بجلی استعمال کرتے ہیں وہ بجلی بھی تیل سے بنتی ہے, جو ہم جس گاڑی پہ سفر کرتے ہیں اس پہ بھی تیل کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے. اس کے علاوہ ہم گھر پہ اگر کھانا پکاتے ہیں تو وہ گیس ہے, گیس بھی جو ہے اس کی تیل کی قیمتوں سے اس کا تعین کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم لویا خریدتے ہیں یا اور کوئی بھی چیز خریدتے ہیں, کپڑا خریدتے ہیں, تو وہ ہر چیز میں بجلی کا استعمال ہوتا ہے. اب بجلی کی قیمت, دوسرا سوال یہ کہ بجلی کی قیمت کم ہوگی کہ نہیں ہوگی. اس میں میرا جواب یہ ہے کہ شاید بجلی کی قیمت جس طرح تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں اس طریقے سے نہ ہو سکیں, کیونکہ ایک تو حکومت نے معاہدے کیے ہوئے بہت مہنگے, اور بجلی گھر جو ہیں ہمارے ملک میں دنیا کے سب سے مہنگے بجلی گھر, اور ان کو جو ہم نے منافع گارنٹی کیا ہوا ہے اس کی کہیں پہ مثال نہیں ملتی. تو اس کی وجہ سے حکومت کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں بجلی کی قیمت کم کرنے کے لیے. دوسرا گیس کا استعمال ہے. گیس کے استعمال میں بھی مسئلہ یہ کہ عالمی منڈی میں گیس کی قیمتیں تو نیچے آ گئی ہیں, لیکن جو ہم نے طویل معاہدے کیے ہوئے ہیں 15 سال کے, اس میں گیس LNG کی قیمت اس رفتار سے نیچے نہیں آ سکے. یعنی بجلی اور گیس کی قیمت سے تو کوئی توقع نہ رکھی جائے مزمل صاحب, لیکن بتا دیجئے کہ اگر ڈائریکٹلی ہم دیکھیں تو تیل کی قیمتیں, کیونکہ ابھی لوگوں کا جو مین کنسرن ہے وہ تیل کی قیمتوں کے حوالے سے خبر یہ آ رہی تھی کہ 1 مئی تک 31 روپے جو ہے وہ تیل کی جو پیٹرولیم ہے وہ سستا ہونے کی امید کی جا سکتی ہے. تو مجھے یہ بتائے گا کہ اگر یہ کیا امید رکھی جائے کہ 31 روپے جو ہے وہ پیٹرول سستا ہو جائے گا. اور دوسرا یہ چیز کی اپوزیشن جو ہے وہ آج ایک مطالبہ کرتی بھی ہمیں نظر آئی کہ 50 روپے فی لیٹر تک اس کو نیچے لے کر آیا جائے. تو کتنا پریکٹیکل ہے یہ مطالبہ؟ دیکھیں اس وقت اپوزیشن تو صرف سیاست چمکا رہی ہے, اور جو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ ہر جگہ سیاست کو جو ہے انوالو کر رہے ہیں. ابھی میں اسحاق ڈھار صاحب کا ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے ایک فوکل پرسن اپوائنٹ کر لیا ہے جو بڑے بڑے کاروبار سے جو ہے درخواست کرے گا کہ PM فنڈ میں پیسے ڈالے تاکہ کورونا میں لوگوں کی مدد ہو سکے. تو وہ اس کا مذاق اڑا رہے تھے کہ جی حکومت بجائے کاروباروں کی مدد کرے ان سے جو ہے پیسے مانگ رہی ہے, چندہ مانگ رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2013-14 میں جب فلڈز آئے تھے تو پاکستان میں یہ ڈار صاحب نے ایک سپر ٹیکس لگا دیا تھا کاروباروں پہ, اور کہا تھا کہ یہ فلڈ کی وجہ سے 1 سال ہم لگا رہے ہیں. اس کو جو ہے وہ آج تک پاکستان سے نہیں ہٹا سکے, اور وہ ہر سال کہتے تھے آپ لوگ اتنا کماتے ہیں تو اگر جو ہے مدد کے لیے دے دیں گے پیسے تو کیا ہے. لیکن آج اگر حکومت نے مدد مانگ لی ہے تو وہ اس پہ سیاست کرنا شروع کر دی ہے. تو میں تو پہلی بات تو یہ کہ رد کروں گا کہ جس طریقے کی یہ جو اپوزیشن باتیں کر رہی ہیں 50 روپے کم کر دیں, 40 روپے کم کر دیں. پاکستان کی بھی اپنی بنیادی ضروریات ہے اور ہمیں قرضے سے جان چھڑانی ہے, اور پچھلے معاہدے اتنے گندے کر کے گئے ہیں سارے, چاہے بجلی کے ہوں چاہے LNG کے ہوں. یہ حکومت اب کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے ان سے جان چھڑائی جائے, ان میں کوئی کمی بیشی لائی جائے. واپس ہم یہ اپوزیشن سے ہٹ کر دوبارہ اگر ہم آئل کی پرائسز کی طرف آئیں مزمل, تو مجھے بتائے گا کہ obviously حالات کو معمول پر لانے کی کوشش تو کی جا رہی ہے نا, امریکہ کی طرف سے بھی کوشش ہو رہی ہے, پھر اس میں رشیا اور سعودی عرب کا ایک معاہدہ بھی ہے اوپیک پلس کے نام سے, اس طرح کا ایک معاہدہ ہے. اور اس کے علاوہ امریکی صدر جو ہیں وہ ان کے بھی ٹویٹ آ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے ایکسپورٹ کو بند کر رہے ہیں جو وہ سعودی عرب سے کیا کرتے تھے, امپورٹ کو بند کر رہے ہیں جو وہ سعودی عرب سے کیا کرتے تھے. تو یہ کوششیں تو ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہیں وہ چیزیں معمول پر آ جائیں گی یہ آئل پرائسز کو لے کر, خاص طور پر اگر بات کی جائے تو؟ دیکھیں اب جو میں سمجھتا ہوں کہ بیسکلی حالات تیل بیچنے والے ممالک, یہ کمپنیاں یا کسی صدر کے ہاتھ میں نہیں رہے. اب یہ جو کرونا وائرس ہے اس نے پوری دنیا کو تبدیل کر دیا ہے, گلوبل سے پوری دنیا لوکل ہو گئی ہے. ابھی سدے میں آ رہا تھا کہ ٹرمپ نے بھی ایسی کوئی ٹویٹ کیے ہیں کہ شاید وہ سعودی عرب سے تیل درآمد نہ کریں, اور یہ بھی ٹویٹ کی ہے کہ امیگریشن کے پروسیس کو فی الحال روک دیا جائے تاکہ امریکن لوگوں کو نوکریاں ملیں امریکہ میں. تیسری چیز یہ ہے کہ میں مرسیڈیز کے CEO کا انٹرویو سن رہا تھا, وہ یہ کہہ رہے تھے, ہارٹ ٹاک BBC کو دے رہے تھے, کہ یہ اس کرونا وائرس سے انہوں نے یہ چیز سیکھی ہے کہ دیر از نو مور بزنس ٹرپس نیڈڈ. ہم جو ہے ڈیجیٹل جو ہے ٹورز کر سکتے ہیں, ڈیجیٹل میٹنگز کر سکتے ہیں, اور وہ زیادہ افیکٹ, ایک آدمی جائے یہاں سے پورا آفس جو ہے چائنا میں کے لوگوں سے مل سکتا ہے, سب کچھ کر سکتا ہے.
تو اب دنیا میں جو تیل کا استعمال ہے وہ میرے خیال سے اس میں بہت تبدیلی آئے گی. ایک تو یہ کہ ایئر لائنز اس طریقے سے آپریٹ نہیں کر سکیں گی چاہے دنیا آپ کو کیا لگتا ہے جلد از جلد نارمل میں بھی آ جائے. آپ کو لگتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں دو میجر ایموشنز ہیں, ایک کچھ لوگ تو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں اور کچھ لوگ بہت زیادہ پینک ہیں, مطلب یہ دونوں طرح کے ایموشنز ہیں. مجھے بتائے گا کہ آپ اس میں سے کون سی چیز کو صحیح مانتے ہیں؟ انٹرسٹ ریٹ کا کم ہونا اور اس کے بعد کنسٹرکشن انڈسٹری کو جو پیکج ملا ہے, اس کے بعد کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اکانومی جو ہے وہ ریوائیو کرنے والی ہے, پاکستان کا بڑا اچھا دور آنے والا ہے. یہ ان لوگوں کا ایموشن ہے جو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہے, اور کچھ دوسری طرف لوگ پینک ہے کہ شاید جو ہے وہ اکانومی جو ہے وہ بالکل تباہ ہونے جا رہی ہے, ہم تو پہلے ہی ہماری معیشت کے برے حالات تھے, تو اب پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا. تو اصل سچویشن ہے کیا؟ بیسکلی جو ہمیں لگ ایسے رہا ہے کہ لوگ بہت خوش ہیں, بیسکلی کافی عرصے کے بعد کوئی پازیٹیو خبر آئی ہے, تو وہ ایک پازیٹیو خبر کی جو مسکراہٹ ہے ایسے لگ رہا ہے کہ لوگ بہت اپ بیٹ ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پاکستان کے شرح سود کا بڑھنے اور گھٹنے میں جو سب سے بڑا نقصان ہمیشہ سے ہوتا ہے وہ حکومت پاکستان کو ہوتا ہے. 3000 ارب روپے لگ بھگ ہم سود کی مد میں ایک سال میں حکومت ہماری بھرتی ہے. یہ 4.25% کٹنے سے 1000 ارب سے زیادہ کی حکومت کی بچت ہو جائے گی. دوسرا یہ سوال کہ عام آدمی کو اس سے کتنا فائدہ ہوگا. عام آدمی کے پاس پاکستان میں مقروض ہی نہیں ہے, نہ اس کو گاڑی ملتی ہے قرضے پہ, نہ اس کو گھر ملتا ہے قرضے پہ, نہ اس کو کاروبار کے لیے قرضہ ملتا ہے. یہ صرف بڑے گروپس, بڑی کارپوریٹس, ان کی اجادت جاری ہے. اگر آپ دیکھیں تو چند ہزار جو ہے نا صرف بورورز ہیں جن کے پاس 80 سے 90% انہوں نے قرضہ لیا ہوا ہے ملک کا, تو یہ ان کو فائدہ پہنچتا ہے. لیکن وہ آگے جو ہے پھر اپنے کارخانے لگاتے ہیں تو امپلائمنٹ وغیرہ دیتے ہیں, لیکن عام آدمی کو براہ راست شرح سود کی اتنا فرق نہیں پڑتا. ہاں اس دن ضرور پڑے گا جس دن ہم سب کو جو ہے گھر کے لیے لون مل جائے, گاڑی کے لیے لون مل جائے اور دوسری چیزوں کے لیے آسانی سے وہ مل جائے. اب یہ کرونا وائرس کے بعد جیسے میں نے کہا ہر چیز میں تبدیلی آ رہی ہے. بینکوں نے بھی ریلائز کرنا شروع کر دیا کہ میں ایک بہت بڑے کارخانے کو اربوں روپے دے دوں, اس سے بہتر ہے اربوں لوگوں میں وہ پیسہ بانٹ دوں. تو اگر ایک وہ کارخانہ بیٹھ گیا تو میرے اربوں روپے ضائع ہو جائیں گے. اگر میں اربوں لوگوں میں بانٹ دوں گا تو بہت کم شرح میں لوگ جو ہیں اپنا یعنی آپ مزمل یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی سوچ جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے. تو یہ جو ایکسائٹمنٹ والا ایک عنصر ہے وہ کسی حد تک درست ہے کہ اکانومی میں جو ہے کچھ بہتر چیزیں ہونے جا رہی ہیں, لوگوں کی سوچ بھی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے. لیکن امریکہ میں obviously ہم نے دیکھا کہ جو منفی رجحان چل رہا تھا وہ والا امپیکٹ تو obviously نہیں آئے گا. لیکن وہ جو خبر آ رہی ہے کہ 31 روپے تک, تو ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ 25 سے 30 روپے کے بیچ میں جو ہے وہ پیٹرولیم کی قیمتیں جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی. تو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کچھ دنوں میں یہ امپیکٹ جو ہے آئے گا, لیکن فوراً نہیں آئے گا obviously. ایک چھوٹا سا ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات ہم کریں گے کچھ سیاسی صورتحال کی, کیونکہ آج ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون جس کے حوالے سے بہت بات کی جا رہی تھی کافی تو نہیں obviously آج تھوڑی ایکٹیو نظر آئی. کیا مطالبات ان کی طرف سے آج سامنے آئے اور کیا نئی منطق لے کر وہ سامنے آئے, اس پر بھی ہم بحث کریں گے. شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بھی خوب بات ہو رہی ہے کہ آئے تو بڑے جوش و خروش کے ساتھ تھے, اب خبر یہ آ رہی ہے کہ وہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کا بھی تھوڑا خلاصہ کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک پر واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. نہ نیب پر اعتماد ہے نہ ایف آئی اے پر اعتماد ہے, کیونکہ وہ اصل مسئلے کی طرف آ نہیں رہے. نیازی نیب گٹھ جو ایک مرتبہ پھر ناکام کسیانی ملی کھمبا نوچے. شہباز شریف کرونا کی وجہ سے نہیں آیا, کرونا کی فلائٹ پہ آیا. اس کو پتا نہیں تھا کہ اس کے خلاف اتنے سیریس کیس ہیں. پرائم منسٹر صاحب سے کہا کہ سب سے صلح کریں. ہم پر ایک غیر معمولی نالائق حکومت مسلط ہے. اس وقت جہاں حکومت پر تنقید ہو رہی ہے, یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ عوام کو مشکلات کی گھڑی میں تنہا چھوڑ دیا ہے. اب یہ اور خاص طور پر چیف جسٹس جو ہے گورننس کے معاملات پر کافی جو کرٹیسائز ہیں وہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن وہیں پارلیمان میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف بھی کڑی تنقید کی زد میں ہیں. وہ نہ تو نیب میں پیش ہو رہے ہیں اور نہ ہی کہیں سیاسی طور پر متحرک دکھائی دے رہے ہیں, کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ جب میاں شہباز شریف صاحب واپس آئے تو لوگوں نے بہت زیادہ امیدیں باندھی تھی, بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز لگائی تھی کہ شہباز شریف صاحب اب واپس آ رہے ہیں تو پتہ نہیں وہ کیا کر دیں گے. تو
तो वो जो फवाद चौधरी साहब ने उन्होंने भी एक ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि शहबाज शरीफ साहब ना हो गए, कमांडर सेफगार्ड हो गए, तो उन्होंने भी ये ट्वीट किया था। तो एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी लोगों की उनसे। पहले वो बड़े मियां साहब को जेल से निकाल कर लंदन ले गए और फिर उसके बाद मियां साहब को लंदन ही वापस छोड़कर आ गए, और अब वापस आने के बाद कहा यह जा रहा है कि वो फिर से वापसी की तैयारी कर रहे हैं। ये एक बड़ी डिसअपॉइंटिंग किस्म की बात जो है वो लोगों को लग रही है, जो जिनकी उम्मीदें थी उनसे। शहबाज शरीफ के बाहर जाने, बड़े मियां साहब को जेल से निकलवाकर बाहर ले जाने और फिर लंदन ही वापस छोड़कर मुल्क आने को लंदन प्लान का नाम दिया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि जिस प्लान के तहत शहबाज शरीफ वापस मुल्क आए, वो प्लान फेल होने के बाद अब लंदन वापसी की तैयारी कर रहे हैं वो, और यही वजह है कि अब पार्लियामान से बाहर ही सब फैसले हो रहे हैं और सिर्फ सियासी जरूरतों के तहत ही पार्लियामान का नाम लिया जाता है, वरना 22 करोड़ अवाम की नुमाइंदा पार्लियामान का अब कोई वाली वारिस है ही नहीं। इन्हीं तमाम मामलों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सियासी सूरत हाल पर गहरी नजर रखने वाले सीनियर सहाफी और तज्जियाकार सलीम साफी साहब, और इसके अलावा मुस्लिम लीग नून की सियासी चालों और शहबाज शरीफ के सियासी मुस्तकबिल के बारे में बात करने के लिए हमने मदऊ किया है मुस्लिम लीग नून के सफ़े अव्वल के रहनुमा और पार्लियामान में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन राना तनवीर साहब को। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। राना साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो अपोजिशन का किरदार है, पार्लियामान को फाल करने के हवाले से जो किरदार आपको निभाना चाहिए था, क्योंकि गिले शिकवे तो ऑब्वियसली हमने आपके सुने कि आपकी बातों को इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही, वैल्यू नहीं किया जा रहा, आप लोग जो मशवरे दे रहे हैं उनको नहीं माना जा रहा, तो एक फोरम मौजूद है पार्लियामान जहां पर वो उस तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते आपकी बातों को, तो उसको फाल करने के लिए कोशिश क्यों नहीं की जा रही? खास तौर पर शहबाज शरीफ साहब के ऊपर ये तनकीद हो रही है कि वो अपोजिशन लीडर थे, उनको बाकायदा कोई दरखास्त देनी चाहिए थी पार्लियामान को फाल करने के लिए, क्यों नहीं हो सका अब तक ये? नहीं, देखिए, मैं पहले तो मेरा ये बड़ी कोई मिसपरसेप्शन है, बड़ी अजीब सी क्रिएट की गई है शुरू से ही कि अपोजिशन शायद कोई एक्टिव रोल नहीं अदा कर रही। अपोजिशन ने डे वन से बहुत ज्यादा अपना एक रोल अदा किया है। बहुत मुश्किल क्रिटिकल हालात है, जिस तरह पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन शुरू की गई और जिस तरह आर्म ट्विस्ट किए गए एक अदारे के थ्रू, वो आपके सामने है। और उस हालात में भी जाकर हमने सारा अपना एक रोल अदा किया और कोशिश की कि जितना भी पार्लियामेंट में फाल हो सकती है, लेजिस्लेशन हो सकती है, उसमें हमने कोऑपरेट किया। लेजिस्लेशन में जो भी एक आम राना साहब, ये सिर्फ बातों की हद तक ही ना, यही तो प्रॉब्लम है कि सिर्फ बातों की हद तक ही आपने एक स्टेटमेंट दे दिया। आज भी हमने देखा कि स्टेटमेंट दे दिया, तो स्टेटमेंट देने से वो काम हो गया? मुझे बताइएगा आपने प्रैक्टिकली क्या किया पार्लियामान को फाल करने के लिए? आप ही कहते हैं कि जिस तरह एसओपीज के साथ दूसरे जगहों को खोलने की इजाजत है, पार्लियामान एक बहुत इंपॉर्टेंट फोरम है, वहां पर मुल्क की किस्मत के फैसले होने हैं, तो उसको भी, उस इजलास को भी बुलाएं तो सही, एसओपीज के साथ ही बुलाएं तो सही। लेकिन मैं आपको बिल्कुल ये यकीन दिलाता हूं कि हमने उनको कहा कि इजलास बुलाएं। आज भी हमारी मीटिंग थी और हमने सारा डिस्कस किया कि उनको कहें कि नहीं, इजलास होना चाहिए प्रॉपर। वहां 800 बंदे की गुंजाइश है, तो आपको पता है हाजिरी कितनी होती है, कोरम तो पूरा नहीं होता, तो छोड़े चले। अगर 200 भी आ जाएं तो हम उनको डिस्टेंस पे बिठा सकते हैं, वो कोई ऐसा इशू नहीं है। कुछ स्टाफ कम किया जा सकता है, जरूरी स्टाफ हो सकता है, लेकिन काम करने की नीयत हो। लेकिन अगर वो नहीं करेंगे तो यकीनी तौर पे हम रिक्वेजिशन देंगे। और मैं साथ ये भी आपको बताऊं कि अभी हमें तो ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हो जाना है, वायलेशन हो रही है। जो मैंडेटरी डेज है वो भी पूरे नहीं होंगे जो सेशन होना चाहिए। और साथ ही साथ अभी जो आप कोशिश कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अमली तौर पर उसका हिस्सा हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के हवाले से तो खबरें आ रही हैं कि वो बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं, वो क्योंकि शेख साहब भी कह रहे हैं कि वो बाहर जाने के लिए पर तोल रहे हैं, तो फिर प्रैक्टिकली उनका भी कोई हिस्सा है। पार्लियामान को फाल करेंगे, हमें कोई एक्टिविटी नजर आएगी, अपोजिशन की तरफ से कोई एक्टिविटी नजर आएगी, या फिर शहबाज शरीफ के बगैर ही वो एक्टिविटी होगी? वो इतने मुश्किल हालात में यहाँ आए हैं और वो इसीलिए आए हैं कि मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन का रोल अदा करूं और पीएमएलएन अपना रोल अदा करे। उन्होंने अपने वर्कर्स को एक्टिव किया है, अपने ओहदेदारान को एक्टिव किया है, उन्होंने अपने मेंबर्स को एक्टिव किया है, टिकट होल्डर्स को एक्टिव किया है अपने अपने हकों में, और साथ ही ऊपर के सतह पे अपोजिशन के साथ उनके जो राब्ते हैं, और साथ ही जब इजलास होगा तो आप देखेंगे कि वो अपना रोल अदा करेंगे। वापस जाने वाली बात तो ये मैं समझता हूँ कुछ वज़रा बेतुकी सी और कुछ रेडिकुलस बातें करते रहते हैं, जो मैं समझता हूँ कि क्या मैं उनको कहूँ कि वो
तंज भी करते हैं। आप देख लें इनका जो रवैया है, आप सिंध गवर्नमेंट के साथ इनका रवैया देखें, इस तरह देखिए क्वाइट पॉसिबल ना। देखें, मुझे ये बताइएगा कि अभी शहबाज शरीफ साहब सोच क्या रहे हैं, क्या कोई डिसअपॉइंटमेंट है? क्योंकि आप लोग बार बार ये शिकवा करते हैं कि आए वो बड़े जोशो जज्बे के साथ थे, उन्होंने ये किया, लेकिन आगे से हुकूमत की तरफ से जो है वो आप लोगों की बात सुनी नहीं गई, तो कोई डिसअपॉइंटमेंट है? ये पॉसिबल है ना कि शहबाज शरीफ साहब डिसअपॉइंटेड हो और वो फिर इस डिसअपॉइंटमेंट की वजह से वापस जाना चाहते हो कि उनकी तो कोई यहाँ पे बात नहीं सुन रहा, तो वो क्या सोच रहे हैं? सकनिया शहबाज शरीफ से क्या सोच रहे हैं? डेफिनेटली दो तरह की डिसअपॉइंटमेंट है। एक तो उनके जितने डिसीजन है उनसे हम टोटली डिसअपॉइंट हो गए हैं कि जो गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है। पहले तो आपने देखे कि प्राइम मिनिस्टर ने डे 1 से एक कंफ्यूजन क्रिएट की है, लॉकडाउन होगा नहीं होगा, स्मार्ट होगा पार्शल होगा, कभी कुछ कह देते हैं कभी कुछ कह देते हैं, जिससे ऐसा ये हुआ कि लोग पहले दिन आपने देखा होगा कि हर तबका जो सोसाइटी का था, हर सेक्टर ऑफ सोसाइटी वो टोटल सपोर्ट कर रहा था, चाहे उलमा थे, चाहे दीनी लोग थे, या ट्रेडर्स थे, या बिजनेसमैन थे, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट थे, हर तबका उसने कहा जी हम पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने ऐसा किया कि वो बात जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सबके दिलों से निकलती गई कि यार इन्होंने तो कोई ऐसा डिसीजन ही कोई फॉर्म है ही नहीं है ये। तो फिर एक ने कहा कि जी हम ये करेंगे, दूसरे ने कहा हम ये करेंगे, और उलमा ने कहा हम ये करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये बातें आपके सामने हैं। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो डिसअपॉइंटेड हैं, और ये तो आपने ऑब्वियसली कंफर्म कर दिया कि एक मायूसी तो है। तो क्या ये मायूसी की वजह एक ये भी है जो कि शेख रशीद साहब बयान करते हैं कि वो नेशनल गवर्नमेंट के चक्कर में आए थे और अब इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं है, तो ये भी उनकी मायूसी की एक वजह हो सकती है? नहीं, मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली बता रहा हूँ, डे 1 से जब भी कभी नेशनल गवर्नमेंट की बात हुई है, जब भी कभी विद इन हाउस चेंज की बात हुई है, हमने बिल्कुल इसको आउटराइटली इस ऑप्शन को रिजेक्ट किया है। और हम समझते हैं कि कॉस्मेटिक चेंज से कोई फायदा नहीं होगा, ज्यादा क्योस होगा, इंस्टेबिलिटी आएगी, और उसका कोई लेट्स प्रेज्यूम कि एक सारी नेशनल गवर्नमेंट बन जाती है। पहले तो ये हमने बड़ा क्लियर कट कहा था कि अगर कोई ऐसा काम होता भी है तो PMLN विल बी नॉट पार्ट ऑफ नेशनल गवर्नमेंट, उसका हम हिस्सा सवाल ही नहीं पैदा होता बनेंगे। अगर आपको याद हो हमारे साथ राणा साहब बहुत शुक्रिया। राणा साहब हमारे साथ मौजूद थे। मेरे ख्याल में राणा साहब जो हवाला दे रहे थे वो मुस्लिम लीग नून में दो तरह के व्यूज के हवाले से बात होती रही और बहुत इसके ऊपर बात हुई कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है वो सोचें जो है वो डिवाइडेड है। मुस्लिम लीग नून का जो एक व्यू है वो एक व्यू नहीं है बल्कि दो व्यूज हैं। तो फिर मेरे ख्याल में जो ये बात कर रहे हैं कि कौमी हुकूमत या नेशनल गवर्नमेंट के खिलाफ थे, वो दूसरा वाला धड़ा था जिसको मरीम नवाज साहिबा का धड़ा कहा जा रहा था या फिर मियां नवाज शरीफ साहब का धड़ा कहा जा रहा था, क्योंकि यही तो इख्तलाफ था मियां शहबाज शरीफ साहब का या मियां नवाज शरीफ साहब का कि दूसरी तरफ एक हिमायत थी नेशनल गवर्नमेंट के हवाले से और इस तरफ जो है वो हिमायत नहीं थी। सलीम साफी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर सहाफी और तज्ज़ियाकार है। सलीम साफी साहब, वही सवाल लेकर मैं आपकी तरफ आऊंगी कि इस वक्त देखा जाए तो पार्लियामेंट का कोई किरदार नजर नहीं आ रहा। इतना इंपॉर्टेंट फोरम है, हम किस तरीके से उसको इस तरह से इग्नोर कर सकते हैं? हुकूमत से तो छोड़ें, आप क्या गिला करेंगे, ऑपोजिशन जो है उसका भी कोई रोल जो है वो इसके लिए नजर नहीं आ रहा कि पार्लियामेंट को जो है वो जल्द से जल्द फाल किया जाए। क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा मैं तो एक मुकम्मल लॉकडाउन के हक में हूँ और कोरोना के तनाजुर में। अच्छा। और ये जो नरमी की गई है मैं उसको भी मुनासिब नहीं समझता और तरावी के मामले पे भी जो रियायत दी गई है मैं उसको भी मुनासिब नहीं समझता। लेकिन हकीकत ये है कि इस हुकूमत ने एक दिन के लिए भी हकीकी मानों में ना तो लॉकडाउन किया और ना उस लॉकडाउन के दौरान जो तैयारी होनी चाहिए थी वो की। फिर लॉकडाउन के बारे में जो सबसे कंफ्यूज अगर पाकिस्तान में कोई शख्सियत रही तो वो जनाब इमरान खान साहब ही रहे। अच्छा, दूसरा, इस दौरान हमने वफाकी वज़रा को देखा कि वो नमूद नुमाइश के लिए लोगों को इकट्ठा करते हैं, ना कई जगह पे सानिया निश्तर साहब रोजाना तस्वीरें बनाती नजर आती हैं मास्क के बगैर। तो अब जब बाकी जगहों पे आपने ये सब रियायतें दे दी तो सवाल ये कि फिर पार्लियामेंट क्यों नहीं? क्योंकि पार्लियामेंट में तो आप सैनिटाइजर का भी इंतजाम कर सकते हैं। कौमी असम्बली का हाल वैसे भी ऐसा बड़ा है
اور کبھی ہم نے اس کو بڑا دیکھا بھی نہیں ہے. وہی مسئلہ ہے نا صاحب صاحب, یہ ان بات آپ اور میں یا دیگر جو ہمارے صحافی دوست ہیں وہ تو یہ بات کرتے رہتے ہیں, لیکن پرابلم یہاں پر یہ آ رہا ہے کہ اپوزیشن وہ کردار جو ہے وہ کیوں ادا نہیں کر پا رہی. شہباز شریف صاحب جب واپس آتے ہیں تو وہ ایک جذبے کے ساتھ واپس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت کام کرنے کے لیے واپس آیا ہوں, وہاں سے جو ہے وہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہمیں نظر نہیں آتی. آپ کیا سمجھتے ہیں شہباز شریف صاحب کیوں واپس آئے ہیں؟ اگر ان کی اس طرح سے کوئی ایکٹیویٹی ہمیں نہیں نظر آنی تھی, کیا واقعی جو باتیں ہو رہی ہیں کہ پلانڈ تھا اس لیے واپس آئے ہیں, کسی نے بلایا اس لیے واپس آئے ہیں, آپ کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں, ایک تو مسلم لیگ نون کی سیاست بھی پوری ایک مسٹری سے بھرپور ہے, اور اس ملک کے جو مقتدر حلقے ہیں اس وقت ان کی بھی جو اپروچ ہے وہ بھی سارا پرسواریت ہے. وہ پچھلے دنوں میں نے اپنے ایک فقرہ لکھا بھی تھا کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو حکومت کا کردار جاہلانہ ہے, تو اپوزیشن کا مجرمانہ ہے, جبکہ مقتدر حلقوں کا پرسوارانہ ہے. یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ نہ نواز شریف اسی طرح جا سکتے تھے اور نہ شہباز شریف جو ہے کسی گرین سگنل کے بغیر آ سکتے تھے. لیکن ابھی تک انہوں نے بھی اپنے کوئی پتے سامنے نہیں رکھے ہیں کہ معاملہ کیا ہے. اتنا ہم جانتے ہیں اور اتنا ہم سمجھ سکتے ہیں جو ہم اپنا تجزیہ کر رہے ہیں, کوئی کھچڑی پک رہی ہے, کھچڑی بالکل پک رہی ہے. ایک اور کھچڑی, یہ جو کھچڑی کا آپ نے ذکر کیا نا صافی صاحب, ایک اور کھچڑی کے حوالے سے مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ جو رپورٹوں کا آنے کا جو سلسلہ جاری ہے, اور کھچڑی یہ پکتی ہے کہ کبھی کہا جاتا ہے کہ جی لیک ہو گئی تھی, اور کبھی پھر حکومت کی طرف سے کہا جاتا ہے نہیں جی کیسے لیک ہو گئی تھی, ہم نے بالکل بیٹھ کے فیصلہ کیا تھا کہ اس کو منظر عام پر لانا ہے, اور پھر اتنے بڑے بڑے نام جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. آٹا چینی کے حوالے سے جو رپورٹ ہے آپ کے سامنے ہے, اور اس کے بعد پھر آئی پی پیز جو ہے وہ کی رپورٹ ہے اس کو بھی پبلک کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ ہو گیا, اور اس کے اوپر انکوائری کمیٹی. تو یہ کیا کھچڑی ہے, یہ بھی ذرا بتائیے گا ہمیں. عائشہ, میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آج سے 2 سال یا 3 سال یا 4 سال پہلے آپ کو بطور جرنلسٹ اور بطور اینکر علم تھا کہ نہیں کہ پاکستان میں یہی لوگ ہیں جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں؟ یہ جو چینی مافیا ہے, یہ جو آٹا مافیا ہے, یہ جو اس کا جو مافیا ہے آئی پی پیز کا, آپ کو علم تھا کہ نہیں؟ صحیح تھا نا, آپ کو بھی علم تھا, مجھے بھی علم تھا, اور یہ لوگ بھی ہم سارے جانتے تھے یہ اس طرح ہے. تو کیا اس وقت عمران خان صاحب کو علم نہیں تھا کہ جہانگیر ترین صاحب کیا ہیں؟ کیا خسرو بختیار کا ان کو علم نہیں تھا؟ کیا ان کو پہلے علم نہیں تھا ان لوگوں کے خلاف خود جب خسرو بختیار جیسے لوگ نواز شریف کے ساتھ تھے انہوں نے تقریریں نہیں کی تھی؟ کیا لوگ یہ جو انہوں نے اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں سارے لوگ, تو یہ پہلے سے ان کو علم نہیں تھا؟ آپ دیکھیں کہ جو پہلے ہم کہتے تھے کہ اس ملک کے مافیاز وہ پیپلز پارٹی میں بھی ہوتے تھے اور مسلم لیگ نون میں بھی ہوتے تھے, لیکن اس سے صرف وہ ایک تو وہ خاندان خود فائدہ اٹھاتا تھا, اور کسی کے ساتھ 2 مافیاز ہوتی تھی, کسی کے ساتھ 3 مافیاز ہوتی تھی. لیکن پاکستان کے ان تمام مافیاز کو جمع کر دیا گیا تھا اس حکومت میں. ایک آپ گنتے ہیں, سگریٹ مافیا سارے لوگ پی ٹی آئی ہیں, چینی مافیا کا تو خود اس حکومت نے وہ کر دیا, آئی پی پیز کا یہ سارے لوگ وہ یہاں پہ سب سے زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ پہلے دن سے یہ مافیاز تھیں, پہلے جو 2 پارٹیز جن کے اوپر کرپشن کے الزامات لگتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ مافیاز تھیں. بہت شکریہ سلیم صافی صاحب. اور صافی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ابھی تو پھر کیا کہا جائے کہ کیا بدلا ہے اور کیا تبدیلی آئی ہے, کیونکہ یہ مافیاز تو ابھی بھی ہیں, ابھی بھی اس طریقے سے ایکٹیو ہیں. بڑے بڑے لوگوں کے جو ہیں وہ نام ہمارے سامنے آ رہے ہیں. بہت شکریہ صافی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اپنے تجزیوں کے ساتھ تجزیہ جو ہے وہ ہمیں دے رہے تھے. چھوٹا سا ہم نے بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. حکومت آنے سے پہلے ذرا یاد کیجئے کہ وہ کون سا جلسہ تھا, وہ کون سی تقریر تھی جس میں پی ٹی آئی کی چیئرمین موجودہ وزیراعظم نے نوجوانوں کے حوالے سے بات نہ کی. انہیں یوتھ نے ہی ووٹ دیا, اور ان کے مطابق انہیں وزیراعظم بھی اسی یوتھ نے بنایا, انہیں نوجوانوں نے بنایا. پی ٹی آئی کے تمام سیاسی نعروں اور وعدوں میں معیاری ترین کا نعرہ اور وعدہ سر فہرست تھا. لیکن آج ہم اس حکومت کے بننے کے 18 مہینے کے بعد شاید وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. نوجوان ڈگری لیے روزگار کے لیے مارے پھر رہے ہیں. 16 سال تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد آج ہم آپ کو دکھائیں گے اور بات کریں گے ایک نوجوان لڑکی سے جو بڑی
हिम्मत वाली है, हौसलामंद भी है, लेकिन हुकूमत क्यों नौजवानों से आंखें चुराए हुए है? क्यों बुजदार सरकार को ये पढ़े लिखे नौजवान दिखाई नहीं दे रहे? वो तो हिम्मत कर रहे हैं, वो तो जिंदगी की ये जंग लड़ रहे हैं, लेकिन आखिर हुकूमत की जो नजर करम है वो कब पड़ेगी इन पर, जो इंतहाई तंगी के साथ अपना गुजर बसर कर रहे हैं? इन्हीं से बात करेंगे। बिहाड़ी की एक बाहिम्मत लड़की पारस तालिब जो है, वो जिन्होंने इस्लामियात में मास्टर की डिग्री करने के बावजूद हम देख रहे हैं कि वो सड़कों की खाक छान रही है। और ये मैं बिल्कुल मुहावरत नहीं बोल रही कि वो सड़कों की खाक छान रही है, वो जेन्युइनली सड़कों की खाक छान रही है, यानी वो झाड़ू लगाने की नौकरी करती है। अब इमेजिन कीजिए, एक एमए पास लड़की है, फर्स्ट डिवीजन में उसने ये एमए की डिग्री हासिल की है, और अब वो झाड़ू लगाने पर मजबूर है। अब वो एक जगह पर झाड़ू लगाती है, और उसकी तनख्वाह भी मैं आपको बता देती हूँ कि वो रोजाना का 100 रुपया झाड़ू लगाने के एवज जो है वो हासिल करती है। यानी अगर पूरे महीने की आप तनख्वाह का एक तखमीना लगाएं तो 3000 रुपए कमाती है। यानी एक एमए पास लड़की जिसने फर्स्ट डिवीजन में एमए की डिग्री हासिल की है, वो बेचारी क्या इतना भी डिजर्व नहीं करती कि उसको हमारे यहाँ जो मजदूर की कम से कम सैलरी मुकर्रर की गई है 17-18 हजार रुपए, उतने ही पैसे उसको मिल जाएं कि वो अपना गुजर बसर कर ले? हकीकत में जो है वो बेचारी सड़कों की खाक छान रही है। पारस जो है, हमने सुबह में कोशिश की कि हम उससे राब्ता करें और उससे बात करें, तो वो हमें वही टाइम दे पा रही थी। तो मैं आपको बताऊं कि जब मैंने कुछ सवालात किए, वो भी मैं आपको सुनवाऊंगी कि आखिर उसके जवाबात जो है वो पारस ने क्या दिए। पारस से जब मैंने ये सवाल किया कि कहाँ तक आपने तालीम हासिल की, और जो तालीम आपने हासिल की, ऑब्वियसली आपको भी पता है और हमें भी पता है कि जब इस तरह के हालात में कोई तालीम हासिल करता है तो बहुत ही मुश्किलात जो होती हैं उनसे गुजरना पड़ता है, और फिर कितनी डिसअपॉइंटिंग किस्म की सिचुएशन होती है कि जब उन हालात से गुजर कर वो तमाम मरहले तय करके जब बंदा उस मकाम पर पहुंचता है जिस पर वो कुछ उम्मीद लगाता है कि शायद अब तो मेरी किस्मत बदल जाएगी, तो तब भी उसको इस तरह के हालात का सामना करना पड़ा। तो मैंने उनसे पूछा कि तालीम मुकम्मल करने के बाद क्या कोशिश की और कितने साल तक कोशिश की, तो ये जवाब था उनका। अस्सलाम वालेकुम, मैं एमए इस्लामियात फर्स्ट डिवीजन की स्टूडेंट हूँ। मैंने सबसे पहले कि मैट्रिक तक का हमारा गाय खुशहाल था। हम मैंने स्कूलों से तालीम हासिल की। उसके बाद मैट्रिक के बाद हमने बिजनेस करने के लिए लोन लिया, बैंक से लोन लिया। बैंक से लोन लेने के बाद हमारा बिजनेस अनाउंस हो गया। अब ये हुआ कि हमारे हालात बहुत ख़राब हो गए थे। उसके बाद मैंने साथ मैंने हिम्मत नहीं आई, मैंने साथ काम भी किया, फसलों में भी, स्टेशनों पे भी, और पीआई सेंटर पे भी, गोदामों में भी, दाना मंडी में भी, हर जगह पे काम करके साथ मैंने स्टडी भी। फिर जब मैंने पारस से फिर ये भी पूछा कि मुझे ये बताइएगा कि जब आप नौकरी के लिए कहीं जाती थी, फर्स्ट डिवीजन में आपके पास एमए की डिग्री थी, तो क्या क्या कह के आपको रिजेक्ट किया जाता था, कि किस वजह से जो है वो आपको रिजेक्ट किया जा रहा है, आखिर क्यों आप उनके मेरिट पर पूरा नहीं उतर रही? तो ये जवाब था उनका। अप्लाई करती थी जब मैं वहाँ जाकर स्कूलों कॉलेजों में, यहाँ तक मैंने ये अपने हद तक नहीं समझी कि मैंने वहाँ सफाई की सीट पर, सिक्योरिटी की सीट पर, और ताकि मैं परमानेंट हो जाऊँ, मेरे पास पैसे ज़्यादा आए, ताकि इस वजह से ये सोच कर मैंने वहाँ पे स्कूलों कॉलेजों में और हॉस्पिटल में भी सीटें आई, वहाँ पे भी मैंने अप्लाई किया, वहाँ पे इंटरव्यू भी दे के आएंगे। मैं इतनी मेहनत मजदूरी से इतनी मुश्किल से पैसा कमाती हूँ। मैंने दो दफ़ा मैं इंटरव्यू लाहौर जाके दे के आई। एजुकेशन यूनिवर्सिटी में सीटें आई थी, वहाँ पे सिक्योरिटी की सीट आई थी, नैब कासिद की सीट आई थी। लोगों ने मुझ पे एतराज़ किया कि आप इतनी छोटी सी सीट पे क्यों अप्लाई कर रही हो। मैंने कहा चलो मैं रेगुलर हो जाऊंगी। अब जहाँ पे मैं जाती हूँ, कोई कहता है एज ज्यादा हो गई, कोई कहता है एज कम हो गई, कोई कहता है वो पहले उन्हीं की बुकिंग हुई होती है, पहले उनके पास पैसे। और बिल्कुल आखिर में मैंने पारस से ये कहा कि अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए कोई पैगाम देना चाहती हैं हुकूमत को या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को, तो प्लीज दीजिए। तो ये पैगाम था उनकी तरफ से। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला दोनों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो मुझ जैसे, मेरी भी और मेरे साथ जितने भी मुल्क में रिसर्च करेगा कौन कौन तालीम हासिल करके बैठा है। किसने पीएचडी की है, किसने बीएससी की है, किसने एमएससी की है, किसने एमएससी के साथ बीएड भी किया है, और वो उनको बिल्कुल बेरोजगार बैठी हैं, वो घर में बैठी हैं। और लोग कहते हैं कि आप अकेडमियाँ खोलें, अकेडमियाँ कहाँ खोलें, जगह जगह पे स्कूल हैं, हर कोई अपने अपने जो उनके मुंह मथे लगने वाले हैं सबको वो दे